बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का जो मेरा लेक्चर है बेसिकली ये कोरिया का जो 2025 का लकी ड्रॉ है उसके मतलब है। बहुत सारे दोस्त ये सवाल करते हैं कि कोरिया का जो नेक्स्ट लकी ड्रॉ है 2025 वाला कब होगा। तो मोस्टली कोरिया का जो लकी ड्रॉ है ना ये फरवरी में होता है, जो दूसरा महीना है उसमें होता है। तो इस साल भी सुनने में आ रहा है कि 3 फरवरी से लेके 17 फरवरी तक जो है ना वो लकी ड्रॉ होगा। लकी ड्रॉ के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो लकी ड्रा के लिए फिर आगे शायद कौन सी हैं। फिर वो दो सवाल करते हैं कि पासपोर्ट का होना ज़रूरी है या फिर आईडी कार्ड का होना ज़रूरी है कि नहीं है। तो उसके मतलब ही मेरी आज वीडियो है, एंड तक लाजमी देखिएगा, आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपके लिए ये हेल्पफुल भी होगी। इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से लोग जो है ना वो कोरिया के लिए अप्लाई करें और कौन से ना करें। तो मेडिकल के हवाले से भी मैं गाइड करूंगा। तो पहले नंबर पे कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, साथ साथ वो भी मैं पढ़ता जाऊंगा, साथ साथ मैं आपको गाइडलाइन भी देता जाऊंगा। HRD कोरिया और OEC ये अदारे हैं, पाकिस्तान की इश्तिहाक से कोरियन ज़ुबान के इम्तहानात का ऐलान किया जाता है। यानी कि हर साल ये अदारे जो है ना ये इम्तहानात का ऐलान करते हैं, पाकिस्तान में टेस्ट जो है ना वो अरेंज करते हैं, टेस्ट लेते हैं। फिर वो कहता है वीज़ा एक मुकम्मल मेरिट पर प्रोग्राम है। यानी कि वीज़ा जो है ना ये मुकम्मल मेरिट पे आपको मिलता है, इसमें दो नंबरी नहीं होती कि आप पैसे दें और वीज़ा ले लें या फिर पैसे दें और टेस्ट पास कर लें। ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपनी मेहनत पे ही टेस्ट पास करना होगा और अपनी लक पे ही आपको वीज़ा मिलेगा। यानी कि पैसों वाला यहाँ पे खेल नहीं है। दूसरी चीज़, पाकिस्तान पाकिस्तानी E9 इसके लिए चंद गुजारिशात। अब ये जो वीज़ा होता है ना ये E9 होता है, इसके लिए आगे चंद पॉइंट लिखे हुए हैं, क्लीम की कोई कह नहीं। यानी फिर उम्र जो ना वो 18 से लेकर 39 साल होनी चाहिए। यानी कि आपका आईडी कार्ड बनाओ, 18 से लेकर 39 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद ये भी मैं साथ बता दूं कि पासपोर्ट भी आप अपना साथ बना लें। आज दोस्त ये कहते हैं कि पासपोर्ट बनवाएं कि ना बनवाएं। पासपोर्ट के बगैर अप्लाई तो हो जाता है, लकी ड्रॉ में नाम भी आ जाता है, लेकिन अगर लकी ड्रॉ में आपका नाम आएगा फिर आप लोग अर्जेंट पासपोर्ट बनवाएंगे, उस पर बहुत ज़्यादा फीस लगती है और बहुत ज़्यादा जलालत भी होती है, फिर तो स्ट्रेस होती है। तो आप बेहतर यही है कि आप पहले पासपोर्ट बनवा लें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग पहले ही पासपोर्ट बनवा लें ताकि बाद में आपको मसला ना हो। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि मेडिकल फिट हो बंदा। अब मेडिकल में एक तो कलर ब्लाइंड आता है। तो बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जो टेस्ट भी पास कर लेते हैं, सारा साल वो तैयारी भी करते हैं और टेस्ट पास करने के बाद कलर ब्लाइंड में उनका मसला आ जाता है। कलर ब्लाइंड क्या होता है ये एक लेक्चर में इसके मतलब भी अपलोड करूंगा, लेकिन थोड़ा सा बता दूं। कलर ब्लाइंड का ये मतलब होता है कि वो 2 से 4 सवाल आपसे करते हैं जिसमें कुछ नंबर लिखे होते हैं और वो एक जो नंबर है उसके अंदर 2-3 कलर मिक्स होते हैं। तो वो पूछते हैं बताएं ये कौन सा नंबर लिखा हुआ है। अब उनमें जो कलर आपको नजर नहीं आता, बाज़ का लोगों को ये मसला होता है कि सारे कलर उनको नजर आते हैं लेकिन कोई एक दो कलर नजर नहीं आता, जैसे रेड नहीं आता या फिर ब्लू नहीं नजर आता। तो जब वो नजर नहीं आता तो फिर आप लोग वो डिजिट जो है ना वो नंबर गलत पढ़ते हैं। तो उनको पता चल जाता है कि इस बंदे को कलर ब्लाइंड उनको पता चल जाता है कि इस बंदे को कलर ब्लाइंड है। तो आप लोग क्या करें, पहला अपना कलर ब्लाइंड जो है ना वो चेक करें कि आपको कलर ब्लाइंड है कि नहीं है। अगर आपको कलर ब्लाइंड नहीं है तो फिर आप लोग इस पे अप्लाई करें, अदरवाइज कभी भी अप्लाई ना करें। आप फजूल में जो है ना वो स्ट्रेस लेंगे, टेस्ट पास करेंगे या अपना वक्त ज़ाया करेंगे, बाद में आपका हल कोई नहीं होगा। उसके बाद ये है कि हेपेटाइटिस नहीं होना चाहिए। हेपेटाइटिस ये जो यरकान वगैरह की बीमारी है ये नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये है तो फिर भी आप लोग इसमें अप्लाई ना करें। तीसरी चीज़ ये है कि आपकी उंगलियां जो है ना वो कटी हुई ना हो, यानी कि पाँव की उंगलियां या फिर हाथों की उंगलियां ये आपकी पूरी होनी चाहिए। तो देखिए मेडिकल का फिट होना ज़रूरी है। तो आप लोग जब भी अप्लाई करें, अप्लाई करने से पहले जो ना वो अपना मेडिकल करवाएं, अपने आप को चेक करें, फिर ही आप इसमें अप्लाई करें। अदरवाइज जो ना वो आप ऐसे अपने आप को जो ना वो ज़ाया करेंगे, बाद में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होती है। लोग टेस्ट पास कर लेते हैं लेकिन वो कलर ब्लाइंड में या फिर वो हेपेटाइटिस या फिर वो उनका जो है ना वो फिंगर फ्रैक्चर होती हैं, तो फिर यहाँ से आके वो लोग जो ना वो रिजेक्ट होते हैं, फिर बहुत ज़्यादा जो ना वो मायूसी होती है। उसके बाद इसका पेपर पैटर्न है। तो पेपर पैटर्न में 20 क्वेश्चन आते हैं रीडिंग के, यानी कि 20 सवाल आपने पढ़ के टिक लगानी होती है और 20 सवाल होते हैं लिसनिंग के, उसको आपने सुन के टिक लगानी होती है। तो 5 नंबर का एक सवाल होता है, 100 नंबर के रीडिंग के सवाल होंगे, 100 नंबर के लिसनिंग के सवाल होंगे, 200 नंबर का आपका पेपर होगा। और 200 नंबर में से 110 वाला जो है ना वो पास होता है। लेकिन मेरिट जो है ना वो बाद में बनाते हैं। बास का जो मेरिट है वो 115 का भी लगा देते हैं, 120 का भी लगा देते हैं, वो देखते हैं कि बच्चे कितने पास हुए हैं। इस साल जैसे ये सेकंड राउंड वाला 2024 में 125 का मेरिट उन्होंने लगा दिया। अभी 110 वाला बच्चा पास है लेकिन मेरिट में वो शामिल नहीं हुआ।
तो पास होना ही कमाल नहीं, मेरिट में आना भी कमाल है साथ। तो उसके बाद है, जब आप लोग पास हो जाएंगे, जब आप लोगों का टेस्ट पास हो जाएगा, आप लोग मेरिट में आएंगे, फिर आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद फिर जो है ना, वो आपका एक रोस्टर टर्म होती है, रोस्टर फार्म उसको कहते हैं, तो वो जमा करवाना होता है। वो जो रोस्टर फार्म है, जब आप लोग एक दफ़ा जमा करवाते हैं तो 1 साल तक चलता है, फिर एक्सपायर होता है, फिर 1 साल तक चलता है। तो टोटल 2 साल तक वो जो है ना वो चलेगा। 2 साल के अंदर आपका वीज़ा आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप दोबारा फिर वो पेपर देंगे तो फिर वीज़ा मिलेगा। नहीं तो वो वाला जो रोस्टर है, वो जो आपके पेपर होंगे, जो टेस्ट होंगे, वो सारे के सारे वेस्ट हो जाएंगे, यानी कि आप लोग एक्सपायर हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं कि बच्चे सवाल करते हैं कि अगर हम कोरियन टेस्ट पास कर लें तो क्या हमारा वीज़ा 100% आ जाएगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है कोरियन लैंग्वेज टेस्ट पास करने से स्टूडेंट इस लिस्ट में आ जाता है जिससे वीज़ा के लिए सिलेक्शन होती है। यानी कि आप उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिससे वो वीज़ा देते हैं। यानी कि वो जैसे कैंडिडेट के जो है ना वो सीवी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो कोरियन इंडस्ट्री में चले जाते हैं, तो कोरियन जब वो अपनी कंपनी में आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं तो उनका दिल करे तो वो आपको बुला लें, नहीं दिल करे तो वो ना बुलाएं। तो वो सिलेक्शन जो है ना वो इस बेस पे होगी। तो सिलेक्शन जो है ना उन्होंने करनी है। 100% नहीं आपका वीज़ा आएगा, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चले जाएंगे, यानी कि आप लोग इस काबिल हैं। जैसे पाकिस्तान में आपने तलीम हासिल की है तो आपने कोई जॉब करनी है, प्राइवेट जॉब करनी है, तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स की एक सीवी बना के उस ऑफिस में, उस स्कूल में, उस कॉलेज में देते हैं, और फिर वो आगे, फिर वो कॉलेज वाले या ऑफिस वाले आपको सिलेक्ट करते हैं। तो अगर कोरिया वाले आपको सिलेक्ट करेंगे तो आपका वीज़ा आ जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो वीज़ा नहीं आएगा। तो ये लिखा हुआ है कि इसकी 100% गारंटी नहीं है, यानी कि 100% गारंटी नहीं है। हो सकता है वीज़ा आपका आ जाए, हो सकता है ना आए। उसके बाद ये हम जो स्टडी है या फिर ये लैंग्वेज कहाँ से सीखें, तो इसका जो प्रोसेस है बेसिकली, जो आप कह लें कि अच्छा मेथड है, वो है किसी यूनिवर्सिटी जैसे नमल यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में, या ओईसी या प्राइवेट एकेडमी जो सारे ये टेस्ट करवाते हैं। ओईसी है वो भी तैयारी करवाते हैं, और जो प्राइवेट एकेडमी है वो भी इसकी तैयारी करवाती हैं। तो लैंग्वेज जो है ना वो आप कहीं से भी सीख सकते हैं, लैंग्वेज आप जहाँ से मर्जी सीखें। उसके बाद जो कोर्स है और पैटर्न तब्दील हो चुका है, लिहाजा सोच समझ के इंतखाब करें। सबसे बेहतरीन यही है कि डिप्लोमा के तौर पे पहले कोरियन लैंग्वेज कोर्स करके छोड़ दें, या फिर कुरानदाजी में नाम दें। वीज़ा प्रोसीजर बहुत सुस्त होता है, अपनी मर्जी से आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें ये लिखा हुआ है कि इस साल 2025 में कोर्स भी चेंज हो गया है, और इसके अलावा पेपर पैटर्न भी चेंज हो गया है। तो सोच समझ के आप इसका इंतखाब करें, क्योंकि वीज़ा प्रोसेस बहुत स्लो होता है। अगर आप लोग टेस्ट पास कर लेते हैं तो फिर लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, फिर वो जो है ना वो कोसते हैं अपने आप को कि हमने क्या कर लिया है। तो ये सारा मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि वीज़ा प्रोसेस बहुत स्लो होता है। अगर आप लोगों का कहीं और काम बन रहा है, जैसे कोरिया के अलावा यूरोप में या किसी और कंट्री में, तो आप वहाँ चले जाएं, ये बेस्ट है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोगों की कोई जॉब है या फिर आप लोगों के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो फिर आप कोरिया के लिए अप्लाई करें। दूसरी ये चीज़ है, अगर आप लोगों के पास पैसे कम हैं, बजट कम है, लो बजट है, तो फिर भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई करें। क्योंकि जब भी आपने किसी कंट्री में मूव करना है तो उसके लिए आपको अच्छा खासा बजट जो है ना वो चाहिए होता है। तो एक आप इंतज़ार कर सकते हैं फिर अप्लाई करें। अगर आप लोग इंतज़ार नहीं कर सकते, आप लोग जो है ना वो जज्बाती हो जाएंगे, तो फिर आप लोग इसमें अप्लाई ना करें। तो इसके अलावा कुछ और बातें हैं। अब इसमें जो खर्चा आता है ना, 5,000 की जो ना वो अप्रोक्सीमेटली बुक्स आती हैं जो आपने पढ़नी होती है। फिर आगे एकेडमी की फ़ीस है, वो 25 से 30 हज़ार इस तरह फ़ीस होती है। नबल यूनिवर्सिटी या फिर ओईसी की जो फीस का शेड्यूल है, इनका अपना होता है, वो अलग से है। वो कोई जो ना वो ज़्यादा फीस लेते हैं, वो कम लेते हैं, लेकिन ये प्राइवेट एकेडमी की फ़ीस है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो लकी ड्रा की होती है ना, वो किसी साल 500 होती है, किसी साल 1,000 होती है। लेकिन पिछले साल 1,000 थी, इस साल भी उम्मीद है 1,000 ही होगी। ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। अगर आपका लकी ड्रा में नाम आ जाता है तो फिर आपने 28 अमेरिकी डॉलर जो होते हैं ना, ये लाहौर या फिर इस्लामाबाद जाके रजिस्ट्रेशन अपनी करवानी होती है, जो लगभग 8 से 9 हज़ार रुपया बनता है। फिर वो आपने जमा करवाना है। उसके बाद 4 माह या फिर 2 माह या 3 माह या इसके अलावा 6 माह बाद आपका टेस्ट आ जाता है। और हर एक की डेट जो है ना वो अलग अलग होती है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल इतने में बता रहा हूँ कि किसी का टेस्ट जो है ना वो 1 माह बाद भी आ सकता है, 2 माह बाद भी आ सकता है, 3 माह बाद भी आ सकता है। तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, वो ज़रूरी है कि अभी से ही अपनी तैयारी जो है ना वो स्टार्ट करें। अल्लाह करे उनका नाम आ जाए तो फिर वो जो है ना उनके लिए कोई मसला ना हो अगर उनका टेस्ट
जल्दी भी होता है तो उनके लिए कोई मसला नहीं होता। तो ये फीस देने के बाद फिर आपने टेस्ट की तैयारी करनी है। फिर जो है ना उसके बाद आपने टेस्ट को पास करना है और मेरिट में आना है। अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर आप जो है ना इस लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। टेस्ट पास करने के बाद फिर एक और टेस्ट होता है, वो स्किल टेस्ट होता है। अब स्किल टेस्ट की फीस होती है ना 5 से 10 हज़ार, अमूमन 7 हज़ार 8 हज़ार, यानी कि पाँच मिनिमम 5 हज़ार और मैक्सिमम जो है ना वो 10 हज़ार, इस तरह फीस होती है। तो वो टेस्ट के लिए फीस, वो टेस्ट की तैयारी के लिए भी आपको ये फीस पे करनी पड़ती है। फिर उसके बाद मेडिकल फीस है, वो 4 हज़ार होती है। फिर 2 साल का इंतज़ार, जो बंदा इस सारी सूरत हाल को बर्दाश्त कर सकता हो वही वीज़ा के लिए अप्लाई करें। उसके बाद जो कोरिया में आपकी सैलरी होती है मंथली, वो 4 से 5 6 लाख भी होती है, इस तरह सैलरी होती है। तो ये सारा कोरिया का जो वीज़ा था उसके मतलब मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। तो बाकी मैं आपको अप्रोक्सीमेटली अगर इसका खर्चा बताऊं, पहले दिन से लेके एंड तक जो आपका खर्चा आता है वो 60 से 70 हज़ार रुपया, जो आपका किराया वगैरह लगता है वो सारा डाल के इतना खर्चा आता है। तो अगर आपका वीज़ा आता है तो वीज़े के बाद आप जस्ट अपनी टिकट करवाएंगे और कोरिया पहुंच जाएंगे। लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा है, सोचने में बड़ा इजी लगता है, लेकिन जब लोग इसमें एंटर होते हैं तो फिर वो कहते हैं कि ये बहुत लंबा प्रोसेस है, हम कहाँ फंस गए। तो ये सारा गाइड करने का आपको मकसद ये था कि आगे जो है ना वो फरवरी में जो लकी ड्रॉ हो रहा है आप लोगों ने उसमें अप्लाई करना है, तो सोच समझ के आप लोग अप्लाई करें। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो वो आप चूज़ कर लें, बेहतरीन है। लेकिन अगर आपके पास बजट नहीं है, लो बजट है, या फिर पार्ट टाइम को जॉब है, आपको जल्दी नहीं, तो फिर आप लोग इस वीज़े में अप्लाई करें। बहुत ही अच्छा कंट्री है इनकम के लिहाज से। लेकिन मसला सिर्फ वही है कि वीज़ा रेशो बहुत कम है, बहुत स्लो है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।